हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास है आज के इतिहास की। डेट क्या है आज? 6 फरवरी, मतलब 6 फरवरी के आज के इतिहास की वीडियो है। आज के इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? आज के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि जो आज डेट होती है उस दिन इतिहास में हमारे में क्या हुआ था, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है उसमें क्या हुआ था। तो 6 फरवरी का इतिहास हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि 6 फरवरी को हमारे इतिहास में क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है, पहली घटना क्या है। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, देश के अंदर हमारे के अंदर क्या क्या घटना हुई थी, वो सब देखेंगे। पहली घटना क्या है? 6 फरवरी 1890। 6 फरवरी 1890 को क्या हुआ था? स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म। तो ये जो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो है, इनका जन्म हुआ था आज के दिन। कब? 6 फरवरी 1980 को। तो ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, इनका अगर जीवन काल में आपको बताऊं कब से कब तक जिए थे, तो ये जीना जन्म तो यही हो गया 6 फरवरी 1890। 6 फरवरी 1890 ये तो इनका जन्म हो गया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 20 जनवरी 1998 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 20 जनवरी 1988 को 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 20 जनवरी 1988, है ना, इनकी मृत्यु थी। ये इनका जीवन काल है। इनको कुछ और नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे बच्चा खान। बच्चा खान के नाम से इनको बुलाया जाता है, और दूसरा बुलाया जाता है बादशाह खान के नाम से। ठीक है, इनको दो नामों से बुलाया जाता है, बच्चा खान और बादशाह खान। इनका एक और नाम है जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते हैं इनको? तो ये फ्रंटियर गांधी इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे गांधी जी बोलते थे ना कि हम, उन गांधी जी की पॉलिसी क्या थी? नॉन वायलेंस की थी ना, कि अहिंसा नहीं करनी है, ये थी ना उनकी पॉलिसी, है ना। तो सॉरी, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा से रहना, ये थी ना उनकी पॉलिसी। उसी पॉलिसी को ये भी फॉलो करते थे, इसी चीज के ऊपर ये भी चलते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, ये भी बोलते थे कि अहिंसा जो है रखनी है हमेशा, कभी भी हिंसा नहीं करनी किसी के साथ। ओके, और ये दोनों जो है दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, क्योंकि एक ही समय की बात है, यहाँ इसी टाइम में गांधी जी भी थे। 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए थे, तो उस समय पे गांधी जी भी थे, ये भी थे, तो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना हमारी, जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पे, उसके भी दोनों मेंबर थे। तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र भी थे। फिर दोनों की एक और पॉलिसी थी। दोनों ने जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो बहुत ज्यादा विरोध किया। दोनों ने बोला कि भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, भारत के जो विभाजन हुआ, भारत के जो दो हिस्से हुए, वो इंडिया पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। दोनों ने अपोजिशन किया इसका, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इनके परिवार के साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जब ये बोलते थे ना कि ये जो है विभाजन नहीं होना चाहिए, तो और जो मुस्लिम थे वो इनके परिवार पर हमला करते थे, ये कह के कि तुम एंटी मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम के जो है अपोजिट में हो, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मुस्लिमों को एक अलग देश नहीं मिलना चाहिए। इसी बात की यही बात थी ना पाकिस्तान को बनाने की, कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट देश होना चाहिए, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट देश होना चाहिए, यही बात थी ना। तो ये इसका अपोजिशन करते थे कि भारत का जो है डिवीजन, भारत का जो पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए, इनके परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए गए। उसके बाद पहले इनके ऊपर हमले किए गए मुस्लिम साइड से, फिर कुछ हमले इनकी तरफ हिंदू साइड से भी हुए। हिंदू साइड मतलब जो इंडिया वाली साइड थी ना, हिंदू साइड बेसिकली नहीं थी, इंडिया साइड जो थी पूरी, वहां पे जो इंडिया में कुछ लोग रहते हैं, उनकी तरफ से इनके ऊपर हमले किए गए। तो उसके बाद ये फिर पाकिस्तान चले गए थे। ओके, फिर पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के सिटीजन हो गए थे, नागरिक हो गए थे पाकिस्तान के। फिर इनके बारे में और बताऊं कि इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। भारत रत्न का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे देश में 4 सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन मतलब जो नागरिकों को दिए जाते हैं, तो आम आदमी होता है उसको दिए जाते हैं। टॉप 4 कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर कौन सा आता है? भारत रत्न। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और सबसे लास्ट में आता है पद्मश्री। तो इनको सबसे टॉप वाला मिला था कौन सा? इनको सबसे ऊपर वाला मिला था कौन सा? इनको सबसे ऊपर वाला मिला था भारत रत्न। कब मिला था इनको? 1987 में इनको मिला था भारत रत्न का अवार्ड। देखिए, ये भारत के नागरिक नहीं थे, क्योंकि कब चले गए थे पाकिस्तान? 1948 में पाकिस्तान चले गए थे, वहां के नागरिक 1948 में ये पाकिस्तान चले गए थे, वहां के नागरिक बन गए थे। लेकिन इनको जो अवार्ड मिला है पार्टीशन के बाद मिला है, जब पाकिस्तान के मेंबर हो गए थे। तो इसका मतलब ये उस टाइम पे इंडिया के सिटीजन नहीं थे जब इनको अवार्ड मिला था। तो अगर आपसे ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि ऐसे कौन थे, ऐसे सबसे पहले कौन थे, क्योंकि उसके बाद एक और को मिला है, मैं भी बताऊंगा किसको मिला है। तो ऐसे सबसे पहले कौन थे आदमी जिनको भारत रत्न मिला है, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं थे उस समय पे? कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और पूछ ले दूसरा कौन थे, या कोई पूछ ले कि दो ही जनों को मिलाया आज तक, दो ही लोगों को मिलाया आज तक। एक तो हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे कौन है? दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के थे, वहां के प्रेसिडेंट थे आपके,
कौन, नेल्सन मंडेला, इनको भी मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को भी मिला है। तो इन दो, यही दो हैं, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, जो भारत के नागरिक नहीं होते हुए भी इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एक अवार्ड और है, इसके ऊपर भी थोड़े से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो किसको मिला था, जो मिला था मदर टेरेसा को। देखिए मदर टेरेसा को जब ये अवार्ड मिला था ना, जब अवार्ड मिला था मदर टेरेसा को, ये भारत रत्न का, उस टाइम पे भारत की नागरिक थी। हाँ, हालांकि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, भारत डिसेंट की नहीं थी, भारत मूल की नहीं थी, भारतीय मूल की, लेकिन जब इनको ये मिला था आपका मदर टेरेसा को, जब भारत रत्न मिला था उस टाइम पे भारत की नागरिक थी, है ना, इनको नागरिकता मिल चुकी थी भारत की। तो इस वजह से ये बाहर की नहीं थी, इसीलिए इंडिया की थी, इसीलिए बोला जाता है कि खाली दो ही लोग हैं जिनको, जब वो भारत के नागरिक नहीं है, जब उनको अवार्ड मिला है ना, जब इनको सम्मान मिला है। कौन कौन, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सबसे पहले मिला था, और उसके बाद इनको 1993 में मिला था, नेल्सन मंडेला को 1993 में मिला था। ओके, तो यही दो लोग हैं, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे कौन है, नेल्सन मंडेला, जिनको, जो भारत के नागरिक नहीं होते हुए भी जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है। ओके, तो ये मैंने इनके बारे में सारा कुछ बता दिया, और हाँ, मैंने इनके बारे में सारा कुछ बता दिया। इसी हिसाब से कुछ पूछा जाएगा अगर खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या ये कभी इसके प्रेसिडेंट बने थे, जैसे गांधी जी तो बने थे, तो ऐसे क्या ये भी बने थे, नहीं, ये नहीं बने थे। इनसे बोला कई बार गया था, लेकिन इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं जो है वो बनूंगा का प्रेसिडेंट बनूं, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 फरवरी 1931 1931 को क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू जी का निधन। मोतीलाल नेहरू जी जो है उनका निधन हुआ था। मोतीलाल नेहरू जी कौन है, देखिए मोतीलाल नेहरू जी जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर है, कौन है हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू जी। इनको क्या, इनका निधन हुआ था कब, 6 फरवरी 1931 को इनका निधन हुआ था, किसका, जो आपके हैं मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी की बात करें तो ये भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में थे, मतलब स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं, या फिर क्या स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हो, है ना, आप क्या इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बोल सकते हो, फिर और क्या बोल सकते हो, और ये लॉयर थे, बाय प्रोफेशन लॉयर भी थे, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो 2 बार प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कौन आपके, मोतीलाल नेहरू जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, तो इनके लिए इनके बारे में आप हिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ेंगे। जैसे सबसे ज्यादा आप इनको कहां पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे आप नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट के उसमें पढ़ोगे आप इनको। ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, देखिए एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था नेहरू कमीशन। कब बनाई गई, 1928 में नेहरू कमीशन बनाई गई, उसके हेड थे ये, है ना, उसके हेड थे ये। तो उस कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाली थी, नेहरू रिपोर्ट इसका नाम था, तो इन्हीं के नाम पर उसको रख दिया गया। तो ये नेहरू कमीशन थी, उसके हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी। तो कमीशन किस लिए बनाई गई, देखिए अगर आप हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी या थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, तो 1928-27 में कांड हुआ, एक चीज हुई थी, 1927-28 में एक चीज हुई थी। 1927-28 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे क्या आया था, हमारे यहाँ पे साइमन मिशन आया था, है ना, साइमन जो मिशन था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। साइमन मिशन जो आया था, साइमन कैबिनेट मिशन, ये साइमन मिशन आया था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था, बहुत सारे नारे लगे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक करके। तो वो जो था उसके, इसका विरोध क्यों हुआ था, साइमन कमीशन का या साइमन मिशन का, साइमन कमीशन बोल देता हूँ, साइमन कमीशन के नाम से ज्यादा फेमस है साइमन कमीशन जो है। तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा था बहुत ज्यादा भारत में, क्योंकि देखिए ये जो था बनाया गया तो भारत के लोगों के लिए था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सब इसमें अंग्रेज थे, इस वजह से इसका विरोध हुआ था। तो लोगों ने बोला, भारतीय लोगों ने बोला कि जब इसमें कोई भारतीय है ही नहीं तो इनको क्या पता, इनको कैसे पता कि भारत के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा भारत के लोगों के लिए। तो इस वजह से इसका जो है बहुत ज्यादा विरोध हुआ। फिर इसी के विरोध में ये आपकी बनाई गई, ये जो नेहरू कमीशन बनाई गई थी, नेहरू कमीशन इसी के विरोध में बनाई गई। और इसको हेड किसने किया, इसको हेड किया आपका मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू कमीशन जो है इसको जो है हेड किया। और इसके बाद जब नेहरू कमीशन बनी तो उसमें ये रिपोर्ट लिखी गई है, नेहरू रिपोर्ट लिखी गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो ऑल जो जितने भी लोग उसमें जितने भी मेंबर थे नेहरू कमीशन में, ये सब इंडियन थे, जितने भी मेंबर थे सब इंडियन थे इसमें नेहरू कमीशन में। तो ये जो रिपोर्ट बनाई थी ना आपकी, ये नेहरू कमीशन में जितने मेंबर थे सब इंडियन थे। फिर ये जो रिपोर्ट बनी थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये ऑल इंडियंस के द्वारा बनाई गई थी। ये जो रिपोर्ट बनी थी, इसलिए इसको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जो सारे इंडियंस के द्वारा, सारे हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो इसमें क्या डिमांड की गई थी, इसमें डिमांड करी गई थी डोमिनेंट स्टेटस की। ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले भी समझाया था, जब मैं आपको श्रीलंका के बारे में समझाया था, श्रीलंका के इंडिपेंडेंस के बारे में। तो डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है, देखिए डोमिनेंट स्टेटस क्या था, इसमें क्या होता था, इसमें ऐसा होता था कि देखिए सरकार जो होगी, है ना, और जो सारे इंटरनल मैटर होंगे, सारे आंतरिक मामले होंगे, उन सब में तो जो देश है उसकी चलेगी। लेकिन जो सारे आपके जियोपॉलिटिकल जो वर्ल्ड से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन या आर्मी वगैरह या फाइनेंस वगैरह, ये सब कौन संभालेगा, ये सब संभालेगा
जो ब्रिटिश एम्पायर होगा, है ना, जो ब्रिटिश एम्पायर होगा वो सब इसको संभालेगा। तो ये डोमिनेंट स्टेटस था। इसका मतलब क्या है, पूर्ण स्वराज नहीं था, मतलब पूरा जो है अपना राज नहीं होगा, हम जो है अपनी इंटरनल चीजें ही देखेंगे, बाकी जो बड़ी बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें वो कौन देखेगा, वो ब्रिटिश एम्पायर देखेगा। तो सबसे पहले जब ये नेहरू रिपोर्ट आई, कब आई है, 1928 में आई। ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, ये कमीशन बना, उसके बाद ये नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। इसमें क्या बोला गया, इसमें मांगा लोग जो इंडियंस थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, इसमें उन्होंने मांगा कि हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, जल्दी से जल्दी हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, मतलब हमको जो है अपना राज करना, मतलब हमको अपना राज चलाना है ना। आप जो है एज अ हेड ऊपर बैठ सकते हो, मतलब आप जो है और जो बड़ी बड़ी चीजें वो संभालो, हम अपने देश को हम संभालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो नेहरू रिपोर्ट आई, ये बहुत सारे इंडियंस ने रिजेक्ट कर दी। बहुत सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना आपकी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी के बहुत सारे मेंबर्स ने जो है इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और भी बहुत सारे मेंबर थे जिन्होंने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए था, नॉमिनल स्टेटस नहीं चाहिए था, इनको बिल्कुल नहीं चाहिए था कि अंग्रेज इनके आसपास कहीं भी हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर उसके बाद किसने इसको रिजेक्ट किया, उसके बाद इसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने भी रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को। तो जब इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया ना, उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये बताया था ना मैंने आपको, ये डेट बताई थी 26 जनवरी 1930, जिस दिन हमारी जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसने पूर्ण स्वराज की मांग करी, इंडिपेंडेंस डे घोषित किया इसको। इसी के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, इसी के उपलक्ष्य में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने स्पेशली 26 जनवरी को इसीलिए पास किया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कब तैयार हो गया था, बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर को। अगर आप ध्यान से देखेंगे, गूगल वगैरह पे देख सकते हो आप, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको डेलिबरेटली जानबूझ के इसको 26 जनवरी को जो है वो लॉन्च, मतलब उसको लागू किया गया, लॉन्च किया गया। क्यों, क्योंकि ये जो डेट थी आपकी, ये 1930, हाँ, जानबूझ के ये जो 26 जनवरी वाली डेट थी ना, इसको कैसे भी इसकी महत्वता देनी थी, है ना, तो जो इसको किसी न किसी तरह से याद किया जाए इस डेट को, इस वजह से 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो संविधान था, उसको लागू किया गया। तो इस दिन को क्या हुआ था 1930 में, इस दिन को क्या हुआ था, जब नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और भी बहुत सारी बातचीत हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और जो आपके ब्रिटिशर्स जो आपकी ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी ना, जो वाइसरॉय वगैरह थी, जो पूरी गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, इनके बीच में बहुत सारी बातें हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, ब्रिटिश की जो आपकी जो पूरी गवर्नमेंट थी उनके बीच में। लेकिन वो किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या बोला, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमारे देश को बिल्कुल छोड़ के जाओ, आपका हमारे देश से कोई मतलब नहीं होगा। ओके, तो ये जो है आपका पूर्ण स्वराज की मांग, सबसे पहले पूरे ये जो है, ये तो पहले डिसाइड हो गया था, पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन जो पूरे देश के सामने अनाउंस किया था ना, जो पूरे देश के सामने अनाउंस किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो कब किया था, 26 जनवरी 1930 को। ये बोला था नेहरू जो है आपके जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा, इनकी तो मृत्यु हो गई, तो मतलब मृत्यु तो अगले साल हुई थी, लेकिन इन्होंने नहीं। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनके पुत्र थे मोतीलाल नेहरू जी के, कौन, जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वो थे, प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल दिया कि हमको अब जो है पूरा देश जो है हमारा 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह घोषित करेगा, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको डोमिनेंट स्टेटस ऐसा आधा नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस आधा स्वतंत्रता नहीं चाहिए, पूरी चाहिए हमको स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये इनके बारे में मैंने आपको मोतीलाल नेहरू जी के बारे में बता दिया, इन्हीं से रिलेटेड, नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड पूरी टाइमलाइन आपको समझाती है। तो आशा करता हूं आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और वैसा कुछ होगा नहीं जो इनके बारे में मैंने अभी जो है आपको मेंशन ना किया और आपकी समझ में ना आया। ओके, अब मैंने एक चीज और बताई आपको, क्या चीज बताई कि ये जो है 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे, कहां के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये नहीं बताया मैंने कब से कब तक रहे थे, ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। कब से कब तक, एक तो 1919 से 1920 तक पहली बार, और दूसरी बार कब रहे थे, दूसरी बार रहे थे ये 1928 से 1929 तक, 1929 तक। तो पहले फर्स्ट बार में कब रहे थे, फर्स्ट बार में रहे थे ये 1990 से 1920 से 1919 से 1920 तक, और दूसरी बार कब रहे थे 1928 से 1929, 1928 से 1929 तक। तो ये 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 6 फरवरी 1948, 1948 को क्या हुआ था, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का निधन। तो ये जो है आपके इंडियन आर्मी के ये सैनिक है, इंडियन आर्मी के सैनिक है, नायक इनके नाम नहीं आएगा ना, नायक की पोस्ट होती है, नायक यदुनाथ सिंह जी जो हैं, इनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी। इनको परमवीर चक्र भी दिया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, देखिए
1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1948 में कौन सी लड़ाई लड़ रही थी हमारी इंडियन आर्मी? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और 1948 में कौन सी लड़ाई लड़ी थी हमारे देश ने? इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर लड़ी थी। इंडिया पाकिस्तान 1948 जो वॉर है, कौन सी वॉर है? जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जाने के लिए हमला कर दिया था, इंडिया जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसके ऊपर, तो उनको पीछे भगाने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या किया था? इंडियन आर्मी ने लड़ाई की थी किससे? जो आपकी पाकिस्तान आर्मी थी उनसे लड़ाई की थी। तो उस लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, उस लड़ाई के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो इनकी वीरता थी, जो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान 1948 वाली जो वॉर थी इसमें दिखाई थी, उसके लिए इनको परमवीर चक्र दिया गया था। अब देखिए इनके बारे में पढ़ा क्यों रहूंगा, तो इनके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ाना, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज तो मैं इनके बारे में बता नहीं रहा, अभी बताऊंगा थोड़ी बहुत और, लेकिन जो बता रहा हूँ वो भी क्यों बता रहा हूँ, है ना? इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट, देखिए इसलिए इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इनको परमवीर चक्र मिला। तो जिनको भी ऐसे अवार्ड मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताया था, हालांकि इनके लिए तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये फ्रंटियर गांधी वाला पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये भारत रत्न वाला बहुत पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है भारत रत्न कब मिला इनको। फिर ये भी पूछ लेते हैं कि भारत रत्न जो है ऐसे कौन से लोग हैं जो भारतीय नहीं है लेकिन उनको भारत रत्न मिला है, तो मैंने वो भी आपको बता दिया। मदर टेरेसा के बारे में बता दिया, इसे पूछ लेता, लेकिन हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है वो, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में तो पूछा जाता है क्योंकि उनको भारत रत्न भी मिला है। इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये बच्चा खान और बादशाह खान, है ना? और फ्रंटियर गांधी तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस वजह से इनके बारे में बताना जरूरी था। मोतीलाल नेहरू जी के बारे में तो बताना वैसे भी जरूरी था, वैसे भी बहुत बड़ा हिस्सा है, इनके जो पूरा परिवार है वो हमारे देश में है, तो ये तो पैसे भी न्यूज के तरह रहते हैं पूरे उसमें, ठीक है? इन लोग पूरा परिवार रहता है, उनके बारे में तो वैसे भी जानना जरूरी है। फिर इनके बारे में क्यों जानना जरूरी है? जो है आपके यदुनाथ, जो अपने नायक यदुनाथ सिंह जी हैं, इनके बारे में क्योंकि इनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आर्मी के जो सैनिक हैं, जो ऑफिसर थे, उनको हमारे यहाँ परमवीर चक्र नहीं मिला। जो सबसे स्पेशल होता है उनको परमवीर चक्र मिलता है, ठीक है? सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है ये परमवीर चक्र। उन्होंने बहुत ज्यादा वीरता दिखाई होती है ना रणभूमि में, उनको ये मिलता है, ठीक है? कौन सा? परमवीर चक्र। तो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जो आर्मी के पर्सनल है उनको नहीं मिला ये, तो कुछ को मिला है, इस वजह से ये पढ़ना जरूरी होता है। जिसको भी परमवीर चक्र मिला है उसको पढ़ना जरूरी होता है। देखिए परमवीर चक्र जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो इनको मिला है किसको? नायक यदुनाथ सिंह जी को परमवीर चक्र मिला है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी, यदुनाथ सिंह जी जो है, ठीक है? इन्होंने भारतीय सेना के लिए सर्व कब से कब तक किया है? देखिए इन्होंने पहले, जब देखिए 48 में हमारा देश आजाद हुआ था, इस टाइम पे सैनिक थे, इसका मतलब जो है फोर्स में भर्ती होंगे तो जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ होगा, ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हाँ जी ऐसी पॉसिबिलिटी है। इन्होंने जो इंडियन आर्मी थी वो कब ज्वाइन की थी? 1941 में, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इनकी सर्विस का पीरियड है जितने में इन्होंने काम, मतलब इंडियन आर्मी के लिए काम किया था। तो जब तक 47 तक तो ये किस आर्मी में थे? ये थे आपके ब्रिटिश इंडियन नेशनल आर्मी में, ओके? और फिर उसके बाद ये, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोल दो, इंडियन नेशनल आर्मी बोल दो, और फिर जब 47 के बाद हमारे देश जब आजाद हो गया तो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए थे, ओके? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? 6 फरवरी 1958, 6 फरवरी 1958 को क्या हुआ था? भारत में केरला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अन चंडी को चुना गया। तो ये जो अन चंडी जी हैं, इनको चुना गया था, किस चीज के लिए चुना गया था? इनको पहली महिला, यहाँ पे मैंने कहीं महिला नहीं लिखा क्या? भारत के केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहली महिला, तो आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पहली महिला, ये पहली महिला थी, ये महिला है आपकी अन चांडी जी जो है, ये महिला थी, ये पहली ऐसी महिला थी जिनको केरला उच्च न्यायालय के लिए चुना गया था। मतलब केरला हाई कोर्ट में एज अ जज चुना गया था। न्यायाधीश मतलब जज की तरह चुना गया था, जिनको केरला हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में जिनको चुना गया था, किस चीज के लिए? न्यायाधीश की तरह, है ना? ऐसी पहली महिला थी कौन? अन चांडी जी, ओके? इनको आज ही के दिन इनको चुना गया था। कब चुना गया था इनको? 6 फरवरी 1959 को, है ना? और इनका टर्म कब से स्टार्ट हुई थी? देखिए पहले चुना जाता है, फिर 2-4 दिन लगते हैं, शपथ वगैरह लिया जाता है, ऐसा होता है ना, जो भी जज वगैरह चुने जाते हैं उनकी शपथ वगैरह ली जाती है। तो इनकी जो टर्म शुरू हुई थी वो हुई थी 9 फरवरी से शुरू। 6 फरवरी को चुना गया था, 9 फरवरी तक इनकी जो पूरी टर्म है वो चली थी, ओके? तो ये इनके बारे में है, इनकी पूरी टर्म जो है 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी। और इनको किसके लिए चुना गया था? केरला हाई कोर्ट के लिए इनको चुना गया था। इनके बारे में और बताऊं मैं आपको, देखिए ये पूरे भारत की, है ना, और पूरे जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उन सबकी सबसे पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। किसमें? लॉ में की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन की थी जिन्होंने लॉ में, पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में की थी। लॉ की डिग्री जिन्होंने सबसे पहले हासिल करी थी, ऐसी महिला कौन थी? ऐसी महिला थी कहाँ की?
पूरे भारत की और पूरे जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती है। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी होती है मैं भी आपको बताऊंगा। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी होती है मैं भी आपको बताता हूँ। और भारत की थी ये तो समझ गए होंगे, भारत की जो पूरा हमारा देश है उसकी, और जो पूरे कॉमनवेल्थ कंट्री होती है उनकी पाने वाली पहली महिला थी जिनको क्या मिली थी, पहली महिला थी जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी। अब मैं बताता हूँ आपको कॉमनवेल्थ खेल क्या होते हैं। कॉमनवेल्थ खेल नहीं, सॉरी कॉमनवेल्थ खेल नहीं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती है। देखिए कॉमनवेल्थ खेल से आप समझ गए होंगे जो कॉमनवेल्थ खेल होते हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कॉमनवेल्थ खेल किस किस के बीच में होता है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ कंट्री कौन सी होती है कि ऐसी कंट्रीज जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका राज था ना, उन सब कंट्रीज को एक ग्रुप में उनका सबका बनाया गया है, जिनको क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, है ना। उन कंट्रीज को कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, ये उन्हीं कंट्रीज के बीच में होते हैं जो कभी ना कभी किसकी वो थी, जो कभी ना कभी जो अंग्रेज हैं उनके अंडर आती थी, उनका राज, अंग्रेज जिनके ऊपर राज करते थे उन कंट्रीज में। इंडिया भी इसी में आता है ना, इंडिया भी खेलता है ना कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं इंडिया भी खेलता है, क्यों, क्योंकि इंडिया भी उनके अंदर आता था। किसके अंदर, ब्रिटिश जो है आपके जो अंग्रेज हैं उनके अंदर आता था। ओके, देखिए दो ग्रुप की बात है, एक तो यहाँ तो हो गई जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती है जो कॉमनवेल्थ गेम खेलती है, एक और ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ रियलम। इसकी अभी भी बात होगी आगे, एक न्यूज है उसमें कॉमनवेल्थ रियलम की बात होगी, फिर मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। कॉमनवेल्थ रियलम क्या होता है, देखिए अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक न्यूज बताई थी करंट अफेयर वाली वीडियो मेरी में, क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया अभी तक क्या मानता है, ऑस्ट्रेलिया अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, देखिए दो प्रकार की हो गई, एक तो हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक वाला, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। तो हमारा देश भारत क्या है, हमारा देश है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, क्योंकि हम लोग बनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग रिपब्लिक हैं, रिपब्लिक मतलब हम लोग गणतंत्र हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए दो चीजें हैं, दो पोस्ट है क्या, एक तो हो गई आपकी हेड ऑफ स्टेट, एक हो गई आपकी हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट का मतलब है देश की बात हो रही है, मतलब भारत की बात हो रही है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना वो होते हैं आपके हेड ऑफ स्टेट। जो हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो हो गए हमारे हेड ऑफ स्टेट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी हैं इस टाइम पे प्रधानमंत्री, है ना, वो प्रधानमंत्री क्यों बने, क्योंकि उनकी पार्टी जो है उनको सबसे ज्यादा वोट मिली, उनकी पार्टी जो है पावर में आई, है ना, उनकी पार्टी ने मेजोरिटी हासिल करी और उनकी पार्टी सबसे ऊपर पहुंची, सबसे ज्यादा जीती। और उसके बाद कहां पे मेजोरिटी हासिल करी, लोकसभा में मेजोरिटी हासिल करी। मैंने अभी आपको समझाया था 1-2 दिन पहले, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, वो लोकसभा में आते हैं, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो कहां पे आते हैं, वो राज्यसभा में आते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब कि जो हम ये होते हैं ना आपके जो राज्य वाले इलेक्शन होते हैं, राज्य में क्या होती है विधानसभा, विधान परिषद, तो जो विधानसभा में जो हम लोग जिनको राज्यों को वोट देते हैं, जब आपके अभी ये वाले इलेक्शन होते हैं ना, राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे एमएलए होते हैं जिनको हम वोट देते हैं, तो जो जिनको हमने वोट दी ना वो बैठते हैं जाके विधानसभा में, और फिर वो अपनी जो पूरी स्टेट होती है, अपना जो राज्य है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केंद्र में उसका जो पक्ष है उसको रखने के लिए किसी को चुनते हैं, जिनको वो चुनते हैं वो सब जाके बैठते हैं राज्यसभा में। तो जिनको हमने चुना, हमने किसको चुना, जो एमएलए हैं उनको हमने चुना, और जो पहुंच गए जिन्होंने उनको चुना, जिनको हमने चुना उन्होंने किसी को चुना, वो क्या हो गए, वो राज्यसभा में पहुंच गए, इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो आपके लोकसभा में बैठते हैं वो कौन होते हैं, एमएलए, वो होते हैं सॉरी एमपी होते हैं, वो एमपी मतलब एमपी क्या होता है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, जो हमारा संसद है उसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट का मेंबर है, जो पार्लियामेंट के सदस्य है उसको क्या बोलेंगे, एमपी। दूसरा क्या हुआ, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर, ठीक है, जो आपकी विधानसभा विधान परिषद होती है इनको मिलाकर क्या बोलते हैं, जो अपने राज्य में होती है इनको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो जो इसके मेंबर है ना, जो इसका विधानसभा है इसमें जो बैठते हैं, है ना, मतलब जो एमएलए होते हैं उनको कौन चुनते हैं, उनको हम चुनते हैं, है ना। फिर वो किसी को चुनते हैं एज अ एमपी, जो उनकी राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, जो उनका राज्य का पक्ष रखेगा जाके केंद्र में, वो जाके कहां बैठेगा, वो जाके बैठेगा राज्यसभा में। और लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं, जिनको हम डायरेक्टली वोट देते हैं, है ना, हम वोट देते हैं ना, जब प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे हम वोट देते हैं एमपीज को, फिर वो एमपीज जो जीतते हैं उस टाइम पे, जो जीतते हैं एमपीज वो जाके बैठते हैं आपके लोकसभा में, और उनको बोलते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, है ना, उनको बोलते हैं जो डायरेक्टली हमारे द्वारा जिनको वोट दी गई है, हमारे द्वारा जिनको चुनाया गया है, जिनको हमारे द्वारा इलेक्शन में जिताया गया है ना, वो आपके बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी है ना, मोदी जी की पार्टी जो है बीजेपी, इसको सबसे ज्यादा वोट मिली हुई है ना, इसी वजह से सबसे ऊपर बैठी है, इसको मेजोरिटी मिली हुई है, इसीलिए तो और उस पार्टी के बीजेपी के हेड कौन है, बीजेपी के हेड है मोदी जी,
है ना। तो जो पार्टी सबसे ऊपर बैठी है, जो आपकी सबसे ऊपर बैठी है, उसके हेड कौन है? उसके हेड है जो गवर्नमेंट सबसे ऊपर बैठी है, जो पार्टी सबसे ऊपर बैठी है, वही जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वही सरकार बनाएगी, वही गवर्नमेंट बनाएगी। तो जिसने गवर्नमेंट बनाया कौन है? वो बीजेपी है। और बीजेपी के हेड कौन है? आपके मोदी जी, है ना। तो इस वजह से जो मोदी जी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री है ना। तो जो भी प्रधानमंत्री, मोदी जी की बात नहीं है यहाँ पे, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, इससे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। तो कौन थी? कांग्रेस की पार्टी थी। तो कांग्रेस के हेड कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे। तो ऐसे ही जो भी जीतेगा, है ना, उससे पहले कौन था? मनमोहन सिंह जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो कौन थे? वो बीजेपी के लीडर थे उस टाइम पे, बीजेपी के हेड थे। तो उस वजह से वो बैठे हुए थे। तो जो भी गवर्नमेंट होगी ना पावर में, यहाँ पे पावर में कौन है? बीजेपी। तो जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी, उसका जो हेड होगा वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा हमेशा। ओके। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो, उनको हम वोट थोड़ी देते हैं, वो भी इनडायरेक्टली वोटिंग से चुने जाते हैं। इनको कौन वोट करता है? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, इनको जितने भी एमएलए होते हैं, है ना, और जितने भी एमपीज होते हैं, सब मिलकर वोटिंग करते हैं। इनका पूरा प्रोसेस होता है इनकी वोटिंग का, ठीक है। ये उनको उससे चुना जाता है। पूरा प्रोसेस जो मैं आपको समझाऊंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के, जो आपके पॉलिटी के टॉपिक चलेंगे ना, तो उसमें आर्टिकल 52 के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा संविधान है, उसका अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 ये कहता है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो 53, 54 ऐसे तो सारे हैं, 62 तक कहां तक आते हैं? ये सारे प्रेसिडेंट वाले बोले जाते हैं, ये सारे राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद बोले जाते हैं। 52 से 62 तक इसमें सारा कुछ बताया गया होता है। एक जैसे ये बता दिया, 52 ने बता दिया आपका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद बताएगा कैसे चुना जाएगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, है ना, उसको कैसे निकाला जा सकता है ना, उन सब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस पूरे प्रोसेस को, ये जो एक एक चीज जो पूरे प्रेसिडेंट की होती है, वो समझाई गई है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसके अनुच्छेद में 52 से लेके 62 तक। ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, एक ही बात है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा प्रेसिडेंट के बारे में, है ना। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? आपके हेड ऑफ स्टेट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो हमारे पास तो दोनों है, हमारे तो प्रेसिडेंट भी है और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो इसलिए हम कौन है? हम हो गए रिपब्लिक। इसलिए हम कौन हो गए? हम हो गए रिपब्लिक। फिर अगर मैं वहीं ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका एग्जांपल दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि करंट में भी ऑस्ट्रेलिया का करंट न्यूज में चल रहा है, मैंने आपको बता दिया एक बार, अभी मैं दोबारा बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया का क्या सिस्टम है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है आजाद तो 1901 में ही हो गया था। 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया आजाद हो गया था। हम आजाद कब हुए थे? हमको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? हमको स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में, 1947 में। लेकिन इनको तो 1901 में मिल गई थी, इनको तो, है ना। ये रिहा जो हो गए, रिहा का मतलब इनको आजादी मिल गई थी, 1901 में मिली थी। लेकिन इनको वो वाली आजादी नहीं मिली थी पूरी, जो पूर्ण स्वराज होता है। इनको कौन सी मिली थी? इनको मिली थी ये वाली, जो मैंने आपको यहाँ ये डोमिनो स्टेटस जो समझाया मैंने आपको। तो डोमिनो स्टेटस समझाया था ना मैंने आपको। तो इनको मिली थी डोमिनो स्टेटस वाली, है ना। जब मैंने आपको श्रीलंका के बारे में बताया था, आज के इतिहास की एक वीडियो में मैंने श्रीलंका के बारे में बताया था, उनको भी जब इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, तो उनको भी डोमिनो स्टेटस मिला था। फिर 1972 में जाके उन्होंने फिर अपने आप को रिपब्लिक बनाया था, है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूज में क्यों, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसका प्रोसेस जान लीजिए क्या है। तो इनको जो ये डोमिनो स्टेटस है, वो तो इनको 1901 में मिल गया था, ठीक है। तो डोमिनो स्टेटस जब इनको मिला, तो इनको क्या हुआ कि पूरे जो अंदर का मैटर है सारा कुछ ये संभालेंगे। जो भी कोई इंटरनल केस है, कुछ भी इंटरनल कोई भी प्रोसेस है, सब कुछ ये संभालेंगे। जो बाहर की चीजें हैं वो कौन संभालेगा? वो संभालेंगे जो ब्रिटिश होंगे, है ना, जो अंग्रेज होंगे, वो जो ब्रिटिश होंगे वो संभालेंगे। हालांकि बाद में जो है वो प्रोसेस भी इन्हीं को दे दिया गया था, आर्मी वगैरह तो सब यही संभालते थे। कौन? ये ऑस्ट्रेलिया वाली संभालने लगे थे। लेकिन जो डोमिनो स्टेटस इनको मिला था वो ऐसे ही मिला था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे करके इनको सब पावर दे दी गई थी। खाली एक चीज रह गई। क्या चीज रह गई थी? ये जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, ये जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं ना, तो इनके यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता। आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा कि जो आपका ये है ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट कौन है। प्राइम मिनिस्टर का नाम सबने सुना होगा। तो जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो नहीं होते इनके। इस प्रेसिडेंट की जगह पे कौन बैठता है इनके यहाँ? जो उनकी मोनार्की है। मोनार्की कौन होता है? तो ये मोनार्की होता है, जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनको मोनार्की बोलते हैं। राजा रानी जो होती है ना। मोनार्की का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जहां पे एक ही उस चीज का राज चले, सब चीज खत्म होकर एक ही जगह पे आ जाए ना, जहां पे सब चीज खत्म होकर एक ही जगह पे आ जाए, उसको मोनार्की बोलते हैं। चाहे कोई कंपनी हो सकती है, मान लो कोई कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो अकेली कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो उस कंपनी की मोनोपोली होगी। मोनोपोली बोल दो या मोनार्की बोल दो। मोनार्की बोल देते हैं राजा महाराजाओं की टर्म में, मोनोपोली बोल देते हैं ट्रेडिंग वाले टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी की मोनोपोली होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग की बात हो रही है ना, बिजनेस की बात हो रही है। वहीं जब राजा महाराजा वाली टर्म होती है, राज करने की टर्म होती है ना, उसमें क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं मोनार्की। तो जो मोनार्क होगा, मोनार्की मतलब पूरी प्रोसेस, और मोनार्क मतलब जो आदमी होगा। तो जो भी ब्रिटिश का, जो भी आपका अंग्रेजों का मोनार्क होगा उस टाइम पे, वो इनका हेड ऑफ स्टेट होगा।
तो इनका हेड ऑफ स्टेट, लास्ट हेड ऑफ स्टेट अभी तक कौन था, है ना, मतलब अभी भी हेड ऑफ स्टेट है इनका जो राजा है इंग्लैंड के राजा कौन इस टाइम पे, चार्ल्स थर्ड, किंग चार्ल्स थर्ड इस टाइम पे अंग्रेज के राजा है। क्यों? क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, कौन आपकी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी अभी सितंबर 2022 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन राजा बन गया वहां का, उसके बाद राजा बन गया वहां का चार्ल्स थर्ड। तो जब क्वीन एलिजाबेथ थी वो इनकी कौन थी, आपकी हेड ऑफ स्टेट थी। अब इनके चार्ल्स थर्ड जो है वो इनके हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, क्यों मैं बोल रहा हूँ न्यूज में, इन्होंने क्या किया है कि इनकी जो करेंसी होती थी ना, इनकी जो मुद्रा होती थी, उस पे उन्हीं की जो एलिजाबेथ की फैमिली थी, एलिजाबेथ या इनके बेटे या चार्ल्स थर्ड, इन सबके फोटो लगाते थे। जैसे हमारी जो करेंसी है उस पर गांधी जी का फोटो लगता है ना, हमारी जो मुद्रा है इसके ऊपर, हमारी जो नोट है उसके ऊपर, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है, ये जो ब्रिटिश है, जो इनके मोनार्क हैं, है ना, जो इनके मोनार्क हैं, ऊपर जो इनके बैठते हैं, जो इनके हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके फोटो लगाया करती थी। लेकिन अभी अभी इसने फैसला किया, क्योंकि ये तो मर गई, एलिजाबेथ द्वितीय तो मर गई, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी फैसला किया है कि हम जो है ये जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है, इस पे से फोटो हटा देंगे, और जो हमारे यहाँ के हीरो हैं, जो उनके देश के हीरो हैं, जो उन्होंने उनके लिए काम किया हुआ, उनके फोटो लगाया करेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि ये धीरे धीरे स्टेप चली जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये इनिशिएशन है, किस चीज का इनिशिएशन है, कि अब धीरे धीरे करके ये जो है, ये जो डोमिनो स्टेटस है इसको खत्म करके और ये भी रिपब्लिक बन जाएंगे, है ना। जैसे इंडिया का पूरा नाम क्या है, कभी आपको पता है इंडिया का पूरा नाम क्या है? इंडिया का पूरा नाम खाली इंडिया नहीं, इंडिया का पूरा नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो इंडिया जो गणतंत्र है ना, वो वाला इंडिया, ओके। तो लेकिन ये अपने नाम के आगे रिपब्लिक नहीं लगाती। आप कभी भी सर्च करके देखिए गूगल पे, ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम क्या है, कभी भी रिपब्लिक नहीं आएगा, ओके, रिपब्लिक नहीं आएगा कभी, ओके। तो अभी जो है ये बोला जा रहा है कि जैसे इसने नोट के ऊपर से पैसे हटा दिए, ऐसे धीरे धीरे करके अब ऑस्ट्रेलिया भी जैसे इंडिया रिपब्लिक है, गणतंत्र, ऐसे ही बनेगा, ओके। ये बोला जा रहा है, इस वजह से न्यूज में आ गया है, क्योंकि इसने अभी अभी जो है नोट पे से वो फोटोज हटाए हैं, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ मर गई हैं। तो अभी हो सकता है चाह रहे हो कि हम कैसे भी इसमें से निकल जाए, ब्रिटिश के अंदर से निकल जाए। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे ये क्या हो गई, ये आपके ऑस्ट्रेलिया का मैंने बात करी, कनाडा का भी ऐसा ही है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जो ऐसे ही है ना, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है अफ्रीकन जो जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास हेड ऑफ स्टेट नहीं है। उनके हेड ऑफ स्टेट कौन है? जो भी राजा या रानी, अंग्रेजों का राजा रानी होगा, ठीक है। तो ये आपका कहां का है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ओके। हमने शुरू कहां से किया था? मैं आपको ये बता रहा था, न्यायाधीश वाला बता रहा था पॉइंट, तो लॉस्ट हो गया मैं, कहां से कहां पहुंच गया हम लोग। पोस्ट ग्रेजुएट मैंने आपको, हाँ ये बताया था ना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, हाँ कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपको बताया था। लॉस्ट हो गया, ज्यादा आगे निकल गया हम लोग। तो ये वाली न्यूज अभी हम दोबारा भी डिस्कस करने वाले थे, मैंने अभी ज्यादा बताना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट न्यूज है ना, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वाली जो लास्ट न्यूज है ये वाली, इसमें भी हम यही वाला डिस्कस करने वाले हैं, सारा कुछ, है ना, यही वाला सारा कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा लौट के, ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। बाकी जब ये इस वाली न्यूज में हम आएंगे तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा सबको। तो ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती है। मैंने आपको दो बताए थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज और कॉमनवेल्थ रियलम। तो इंडिया जो है कॉमनवेल्थ रियलम का पार्ट नहीं है। रियलम में कौन कौन सी कंट्री आती है? कॉमनवेल्थ रियलम में जैसे ऑस्ट्रेलिया आती है, वो कंट्रीज जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करती है, जिनका हेड ऑफ स्टेट कौन है, जो अंग्रेजों पे जो भी यूके है वहां पे जो भी राजा रानी बैठेगा वो उनका हेड होगा, वो कॉमनवेल्थ रियलम में आती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज तो सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो जिनके ऊपर अंग्रेजों का राज था, ठीक है। और कॉमनवेल्थ रियलम जो अलग ग्रुप है, ओके, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री हो गई, है ना, या तो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री हो गई, या फिर पूरे भारत में सबसे पहली ये महिला बनी थी, सबसे पहली महिला ये बनी थी कौन? ये जो है आपकी अन्ना चांडी जी जो है सबसे पहली महिला बनी थी जिन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की थी, जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, ओके। तो ये जो है यहाँ की आज के दिन 6 फरवरी 1959 को पहली केरला की क्या बनी थी? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, जज बनी थी केरला हाई कोर्ट की पहली बार। इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको, अन्ना चांडी जी, इनका जन्म कहां हुआ था? देखिए केरला की बनी थी, इनका जन्म कहां हुआ था? उस टाइम पे जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे तो हमारा देश आजाद था नहीं, है ना। तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी हमारे यहाँ। प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजाओं के द्वारा रूल करी जाती हैं। जब हमारा देश आजाद हो गया उसी के बाद तो हमारे देश जो है सारे राजाओं के वो खत्म करी थी धीरे धीरे करके। फिर इंदिरा गांधी ने जो उनको पहले तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सब राजाओं ने मूवमेंट ऑफ एनिशिएशन साइन किया था, है ना, एनेक्सेशन साइन किया था, जिससे क्या हुआ था, वो इंडिया का हिस्सा बन गए थे, इंडिया का हिस्सा बन गए थे। लेकिन उनको क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ सैलरी या कुछ ऐसे पेंशन टाइप दी जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद वो इंदिरा गांधी ने आके वो भी खत्म कर दी थी 42 अमेंडमेंट एक्ट में, जो 42वां संशोधन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा संविधान है उसका, उसमें वो खत्म कर दी थी हमें इंदिरा गांधी जी ने। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब मतलब ये इन्होंने क्या किया था, ये उस टाइम पे जब ये काम कर रही थी उस टाइम पे ये क्या थी, उस टाइम पे हमारे देश आजाद नहीं हुआ था। तो जो ट्रिवनकोर एक किंगडम था। कौन सा किंगडम था? ट्रिवनकोर पूरा राज्य था जो केरला है ना, यहीं पे था, जो केरल है आपका,
आज के टाइम में केरल है, यहीं पे था ट्रवनकोर राज्य। तो जो ट्रवनकोर राज्य था ना, वहां के जो राजा थे, है ना, वहां की जो राजा थी, वहां की जो संसद थी, वहां के लिए इन्होंने इलेक्शन हुए थे जब वहां के, तो वहां के लिए भी इन्होंने वोट, वो अपनी जो है अपने आप को खड़ा किया था उनके इलेक्शन में। उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते, अभी मैंने बताया आपको लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कोई भी राज्य जो होता है उसकी जो संसद होती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो यहाँ पे किस राज्य की बात हो रही है, केरल राज्य की, जो उस टाइम पे क्या था, एक किंगडम था, एक वो था, क्या बोलते उसको, राजा के अंडर आता था ना, एक साम्राज्य था जिसका नाम क्या था, ट्रिवनकोर। तो जो ट्रिवनकोर साम्राज्य था उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वोटिंग हुई थी, उसके जो मेंबर बनने थे ना, उसमें ये खड़ी हुई थी और जीत भी गई, है ना। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो है इलेक्शन में लड़के भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। उसके साथ साथ इनको जो है ये एक जज भी थी, न्यायाधीश भी थी, जो सबसे पहली न्यायाधीश बनी थी, पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, कहाँ की, केरल हाईकोर्ट की। सबसे पहले जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री, लॉ की डिग्री ली थी पूरे भारत में और पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वो भी यही थी। कौन की, आपकी अन्ना चांडी जी। ओके, अन्ना चांडी जी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, 6 फरवरी 2006, 6 फरवरी 2006 को क्या हुआ था, आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का निधन हुआ था, है ना। तो ये जो है गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी, इनका निधन हुआ था कब, 4 फरवरी 2006 को। ये कौन थे, ये एक फौजी थे, आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी थे, फौजी थे वहां के। देखिए मैं आपको आजाद हिंद फौज के बारे में बताता हूँ। आजाद हिंद फौज के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आजाद हिंद फौज, या फिर जो आपकी भारत की आजादी के लिए आप किसने बनाई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर जी नहीं, किसने बनाई थी आपकी, मैं नाम भूल गया, किसने बनाई थी आपकी, ये बनाई थी आपकी, किसने बनाई थी आपकी, नाम भूल गया, एक मिनट के मुझे देखना पड़ेगा, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। पता नहीं नाम दिमाग से निकल गया, अभी पढ़ाया मैंने आपको 3-4 दिन पहले, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी ना, उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 24 तारीख को, है ना, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया 24 जनवरी को, और मैं भूल गया, नाम निकल गया, पता नहीं दिमाग से कैसे। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है, उन्होंने बनाई थी हमारी जो आजाद हिंद फौज है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आजाद हिंद फौज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। किसने बनाई थी, हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए क्या हुआ था, 41 की बात है, 1941 में क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है ना, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। इनको वोटिंग में जीत गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनको प्रेसिडेंट चुना गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने गद्दी संभाल ली, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को पसंद नहीं था कि प्रेसिडेंट रहे यहाँ के, है ना, गांधी जी चाहते थे कैसे भी हट जाए। तो इनके बीच में ये जो थे आपके कौन, सुभाष चंद्र बोस जी जो है, सुभाष चंद्र बोस जी जो है, इनके बीच में और महात्मा गांधी जी जो है, इनके बीच में क्लैश होने लगे, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाई होने लगी, क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद ये फिर भारत से चले गए। भारत से कहाँ गए, ये भारत से गए सीधा जर्मनी में। कहाँ पे, नाजी जर्मनी में, नाजी जर्मनी में। क्योंकि आपको ये पता है दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक। तो 41 में ये कहाँ गए, जर्मनी, नाजी जर्मनी गए। नाजी जर्मनी क्यों बोल रहे हैं जर्मनी को, क्योंकि जो हिटलर की पार्टी थी उसको, उसका नाम उसका नाम क्या था, उसका नाम था नाजी पार्टी। तो जो नाजी पार्टी के, मतलब जो नाजी पार्टी थी उसके हेड थे हिटलर। तो उस टाइम पे जो जर्मनी में सबसे ज्यादा राज किसका चल रहा था, नाजी पार्टी का चल रहा था। जो उसके लीडर थे पूरा उनका राज चलता हिटलर का, इस वजह से उसको नाजी जर्मनी बोल देते हैं। तो जो आपके हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं, 1941 में कहाँ गए, नाजी जर्मनी गए। और नाजी जर्मनी क्यों गए, इन्होंने जाके हिटलर से मदद मांगी। इन्होंने हिटलर से मदद क्यों मांगी, क्योंकि जो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 हुई, द्वितीय थी, मतलब दूसरा विश्व युद्ध था, किस किस के खिलाफ हो रहा था, एक तरफ कौन थी, नाजी जर्मनी, फिर उसके बाद आपकी कौन थी, इटली, और उसके बाद कौन थी आपकी, उसके बाद थी आपकी जापान। एक तरफ तो ये थे, और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था यूके, यूएस, रशिया, और कौन बच गया आपका, फ्रांस, और यूरोप के जो और जो छोटे मोटे देश है वो थे एक तरफ, है ना। तो ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ, यूके के खिलाफ लड़ रहे थे ना, जो अंग्रेज है उनके खिलाफ। और हमारे ऊपर कौन राज कर रहा था, क्योंकि अभी हम आजाद नहीं हुए, आजाद हम 47 हुए थे, 41 पे बैठते हैं अभी हम, तो यहाँ अभी तक हम आजाद नहीं हुए। तो ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये हिटलर के पास गए, इन्होंने इससे बोला कि तुम्हारे भी दुश्मन है अंग्रेज, हमारे भी दुश्मन है, हम भी उनको अपने देश से भगाना चाहते हैं, तो हमारी मदद करो, मेरे लिए कोई फौज बनवाओ जिससे हम अंग्रेजों पे हमला कर सके, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, हिटलर ने क्या बोला इनसे, हिटलर ने इनसे बोला देखो मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, है ना, मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद, तुम क्या करो, क्योंकि मैं पूरी फौज बनाऊंगा, वहां तक लेके जाएंगे इंडिया तक पूरी फौज को, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है ना जर्मनी और इंडिया, तो बहुत इतनी दूर तक लेके जाएंगे, उसको लिए स्पेशल पूरा टाइम लगाना पड़ेगा। हिटलर पहले से कितनी बड़ी पूरी वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ है ना, पूरे विश्व युद्ध में उलझा हुआ है। तो हिटलर ने क्या बोला, तुम एक काम करो, मेरी बात हुई है,
किससे बात हुई है मेरी? जो जापान के कमांडर है, जो कमांडर इन चीफ है जापान के, जो उनकी आर्मी के कमांडर है, उनसे बात हुई है। वो इस समय पे उनकी आर्मी कहाँ है? उनकी आर्मी इस समय पे इंडोनेशिया के जकार्ता, जो जकार्ता द्वीप है इंडोनेशिया का, वहां पे है ना। वहां पे क्यों है जापान की आर्मी? क्योंकि जैसे जो आपका जर्मनी है ये यूरोप के देशों पे हमला कर करके उनको कब्जा रहा था ना, फ्रांस को भी कब्जा लिया था, बेल्जियम को भी कब्जा लिया था, जो आपका ये है, जो आपका जर्मनी है उसने, उसी तरह जापान जो है यहाँ नीचे वाले हिस्से पे सारे पे कब्जा कर रहा था। नीचे वाले जैसे चाइना का जो हिस्सा है उसको कब्जा लिया था जापान ने, है ना। इधर जो सारे देश है नीचे जाके आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और ये सब जो देश है इन सबको किसने कब्जा लिया था? जापान ने कब्जा लिया था। उसके बाद वर्मा को भी कब्जा आया था ना, वर्मा वाली बात इसमें भी जिक्र होगा आगे। तो मैं तो क्या बता रहा था, हाँ, तो जो इनको भेजा किसके पास भेजा? तो इनको जो है अपने सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर ने भेज दिया जापान के कमांडर इन चीफ के पास। बाकायदा इनके लिए एक सबमरीन का इंतजाम किया जो पनडुब्बी होती है, और उसमें उठा के इनको भेज दिया पानी के नीचे नीचे से, जर्मनी से कहां तक? जकार्ता तक, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है जकार्ता तक, वहां तक भेज दिया। वहां इनको मिले कौन? वहां इनको मिले जापान के जो कमांडर इन चीफ है वो मिले, क्योंकि हिटलर ने स्पेशली भेजा था। हिटलर जो तो इस टाइम पे लीड कर रहे थे तीनों फोर्सेस को, किस किसकी को? जापान की को, इटली को और जर्मनी की को। तो हिटलर की बात तो माननी थी, तो हिटलर से सीधे आके मिले। इन्होंने क्या बोला जापान से? इन्होंने जापान से बोला, क्योंकि अब इनका काम क्या चल रहा था जब ये आपके जकार्ता पर हुई थी ना जापानी फोर्सेस, तो ये बर्मा पे हमला कर रही थी। बर्मा मतलब म्यांमार, और म्यांमार तो भारत का ये वाला जो हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा जो इससे इधर जो म्यांमार आता है, म्यांमार जो है इसी, जो म्यांमार जो है बर्मा आपका, इसी पे जो है जापान की फोर्सेस हमला कर रही थी। तो इन्होंने क्या बोला कि आप भी अंग्रेजों पे हमला कर रहे हो, हमको भी अंग्रेज भगाने कैसे भी, तो आप मेरी मदद करो, मेरे लिए फोर्स बनवाओ ताकि हम जाके उन पर हमला कर पाए। और जापान को भी इसमें सही लगा, कमांडर को किस सही लगा? क्योंकि हम अपने आदमियों को क्यों मरवाएं जब ये फोर्स बनवाने की कोशिश कर रहा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का अपना भी काम बन रहा था, इसे कैसे कि वो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए फौज बनवा पा रहे थे। तो क्या हुआ, जापान का जो लीडर था कमांडर इन चीफ, उन्होंने क्या बोला? ये कुछ दिन पहले ही, इससे कुछ दिन पहले सिंगापुर की युद्ध हुआ था। सिंगापुर, बैटल ऑफ सिंगापुर हुई थी, मतलब सिंगापुर का युद्ध हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था? क्योंकि सिंगापुर जो है ये पूरा इलाका, जकार्ता, इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया, म्यांमार, बर्मा वगैरह जितना थाईलैंड वाला है, सिंगापुर, ये सब कहां पे आता था? ये सब भी अंग्रेजों के अंडर आता था। तो ये जो सिंगापुर था ये भी अंग्रेजों के अंदर था। जो ये की सिंगापुर की युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों की फौज जो है इस इलाके में, जो भारत के आसपास वाला इलाका था, इसमें अंग्रेजों के लिए कौन लड़ रहा था? अंग्रेजों की फौज की तरह कौन लड़ रहा था? अंग्रेज जो यूके में थे वो तो लड़ने आए नहीं थे यहाँ पे। तो जो भारत के लोग थे जो अंग्रेज की सेना में थे वो लड़ रहे थे यहाँ पे। तो जो सिंगापुर वाली वॉर हुई थी ना, जापान के और जो आपकी ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी और जापान के जो आर्मी है उनके बीच में जो युद्ध हुई थी, सिंगापुर वाली जो लड़ाई हुई थी, ये जो है ये किस किस के बीच में हुई? जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी में कौन लड़ रहे थे? ब्रिटिश आर्मी में एक दो वो थे अंग्रेज, जो लीडर थे उनके, जो हेड थे उनके, जो कमांडर इन चीफ होंगे, और बाकी सब हिंदुस्तानी थे, और जापान की फोर्सेस थी। तो जापान की फोर्सेस ने सिंगापुर को कब्जा लिया और किसको हरा दिया? जो ये फोर्स थी ना, जो ये आर्मी थी, किसकी? ब्रिटिश आर्मी थी, इसको हरा दिया। और जितने भी हिंदुस्तानी थे ना उसमें, उनको उन्होंने कब्जा कर लिया, है ना। उनको उन्होंने कब्जा का मतलब है उनको प्रिजनर ऑफ वॉर रख दिया। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है? जिनको मारते नहीं है, बस उनको कब्जा, उनको जो है जेल में डाल देते अपने आप पे। उनको मारा नहीं अंग्रेज की इन्होंने, जापान की फोर्सेस ने उनको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रख दिया, जेल में बंद कर दिया अपने आप। कहां पे? जकार्ता में बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद? जब ये आए आपके सुभाष चंद्र बोस जी आए, जिन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं ना, जो आपने कब्जा कर रखे हैं, जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रख रखा है, इन्हें आप मुझे दे दो, मैं फोर्स पूरी बनाऊंगा और मैं हमला करूंगा वर्मा के थ्रू। कहां पे? मैं हमला करूंगा वर्मा के थ्रू, जो इंडिया है वहां पे, जो आपकी ब्रिटिश आर्मी है उसके ऊपर। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने? देखिए क्यों कहा कि जब वर्मा के ऊपर हमला करने जाएंगी ये इंडियन नेशनल आपकी ये बना रहे हैं आर्मी, जो बना रहे हैं, जो आजाद हिंद फौज बना रहे हैं आपके, कौन? जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी बनाए, उसमें भी सारे हिंदुस्तानी है। और जो यहाँ पे बर्मा में लड़ने आएंगी ब्रिटिश की फोर्सेस, जो लड़ने आएंगी अंग्रेजों की फोर्सेस, उसमें भी जो सारे हिंदुस्तानी है। तो जब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारे ही लोग हैं, है ना, इन लोगों को पता चलेगा हमारे ही लोग हैं, तो ये जो है लड़ना बंद करेंगे। और अब हम उनको भी बताएंगे कि हमारी फोर्स जो है और बड़ी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कि भारत में कितने अंग्रेज होंगे? पूरा अंग्रेज तो यहाँ सब आ नहीं गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हजार अंग्रेज लीडर होंगे जो भारत में होंगे, है ना। इस वाले इलाके की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, खाली इसी की बात नहीं कर रहा, बर्मा के आसपास की बात, पूरे भारत में बात कर रहा हूँ। और जितनी भी मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, और जो फोर्सेस थी उसमें भारतीय कितने होंगे? कम से कम 40-50 लाख तक भारतीय होंगे, है ना। 40-50 लाख तक सब भारतीय होंगे। ज्यादा लोग कौन थे? आउट नंबर कौन कर सकता था? भारतीय कर सकते थे उनका आउट नंबर। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो सब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो नेताजी का क्या प्लान था कि जो मैं ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाऊंगा, मतलब आजाद हिंद फौज बनाऊंगा, इसको जब लेके जाऊंगा और यहाँ के जो हमारे लोग हैं वो हमको देखेंगे, तो अंग्रेजों को छोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारी फोर्स जो है बड़ी होती चली जाएगी। और हमारी फोर्स जब बड़ी हो जाएगी तो हम जो है जाके पूरे भारत को आजाद करेंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे यहाँ से। फिर क्या हुआ? जो जापान के कमांडर इन चीफ थे उन्होंने मदद कर दी और उनको जो है पूरी आजाद हिंद फौज दे दी। किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को पूरी आजाद हिंद फौज दे दी,
ठीक है, पूरी आजाद हिंद फौज किसको दे दी, सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी। तो उसमें उन्होंने 3 जो है लीडर चुने उसके, है ना, 3 कमांडर चुने, किसने, मतलब इनके 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, जो हमारी आर्मी थी, है ना, उसके 3 लीडर थे। कौन कौन लीडर थे, एक तो थे उसमें से लीडर गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी, एक लीडर कौन थे, एक लीडर थे आपके गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी। दूसरे कौन थे, दूसरे थे जनरल शाहनवाज, दूसरे थे जनरल शाहनवाज, है ना, दूसरे यहां लिख देता हूं मैं सारा, एक मिनट हो जाइए। तो एक तो कौन हो गए, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी, दूसरे कौन बताए मैंने आपको, शाहनवाज जी, एक थे आपके कर्नल कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कौन, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, है ना, ये जनरल थे, ये आपके कर्नल थे, और ये जो थे आपके गुरबख्श जी, ये भी आपके जनरल थे, ठीक है। तो ये जनरल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये कौन हो गए आपके दूसरे, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, और तीसरे कौन, जनरल शाहनवाज शाहनवाज, है ना, ये तीनों थे, शाहनवाज खान, ये तीनों जो है क्या बना दिया, इनको कमांडर बना दिया, अलग अलग, जो अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं ना फोर्सेस को, अलग अलग पलटन्स में बांट देते हैं, पलटन्स बोलते हैं, अलग अलग पलटन्स में बांट देते हैं। तो उसके लीडर कौन थे, उसके कमांडर कौन थे, उसके कमांडर थे ये तीनों, और इन तीनों के नेतृत्व में हमारी जो आजाद हिंद फौज थी उसने युद्ध करना शुरू किया, कहां पे, बर्मा पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये युद्ध करने गए, पर नेताजी तो इनके साथ गए नहीं थे युद्ध करने, वहीं पे जो कब बनी थी हमारी इंडियन नेशनल फौज, जो है आपकी आजाद हिंद फौज, कब बनी थी, आजाद हिंद फौज बनी थी हमारी 1942 में, है ना, 1942 तक ये यहाँ आए थे, जापान में इन्होंने सारी बात की, है ना। उसके बाद 1942 में 1942 में क्या बनी हमारी आजाद हिंद फौज। वहीं पे जो बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे जो आपके इंडियंस थे, वो नहीं चाह रहे थे आजाद हिंद फौज का जो हिस्सा बनना, वो कह रहे थे ऐसा हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, हार जाएंगे, ये सब चल रहा था। तो इसीलिए जो नेताजी थे उन्होंने बहुत अपना फेमस भाषण भी दिया था यहाँ पे, जिसमें उन्होंने क्या बोला था उस भाषण में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोला था ना, नेताजी का भाषण है ना, नेताजी की वो है स्लोगन, ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो यहीं पे बोला था जब 1942 में उन्होंने पूरा अपना भाषण दिया था। क्यों दिया था भाषण, के जितने भी लोग आना नहीं चाह रहे थे ना, उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप आओ, हम हराएंगे अंग्रेजों को, भगाएंगे यहाँ से। फिर सारे लोग उसमें जुड़ गए, जो आपकी आजाद हिंद फौज थी उसमें सारे लोग जुड़ गए, ये उसके हेड हो गए, आपके तीनों कमांडर हो गए। फिर इन्होंने अटैक करना शुरू किया, कहां पे, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब अटैक करने आए ना, तो जो प्लान था किसका, नेताजी का प्लान था कि जो हमारे लोग, हमारे जैसे लोग अपने लोगों को देख, मतलब इंडियंस को देखेंगे, अपने जैसे लोगों को देखेंगे तो लड़ना बंद कर देंगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, दिक्कत क्या हुई कि अंग्रेजों को जैसे पता चला ना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना बना लिया आजाद हिंद फौज के नाम से, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से, इन्होंने जितने भी इनके यहाँ पे भारतीय सैनिक थे उनके बीच में फैला दिया कि जापान वाले जो है वो जानबूझ के हिंदुस्तानी सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि आप लोग हमला ना करो और हम हार जाएं, और हमारा जो देश है उसको कॉन्फर्म में डाले, क्योंकि अंग्रेज तो यही सोचते थे भारत उनका देश है ना, ये नहीं बोलते थे कि हमने कब्जा किया इस पे। तो क्या बोला अंग्रेज के जो लीडर थे उन्होंने कि हमारा जो देश है इसके ऊपर फिर जापान वाले हमला कर, जापान वाले इसको कब्जा लेंगे अगर आप लोग लड़ोगे नहीं। तो ये लोग जो थे यहाँ से भी हिंदुस्तानी के सोल्जर्स लड़ने लगे, इंडिया से भी जो बर्मा में, और यहाँ से भी जो आजाद हिंद फौज है वहां पे भी हिंदुस्तानी सोल्जर लड़ने लगे। उसके बाद ये लोग हार गए। कौन हार गए आपके, ये हार गए आपके आजाद हिंद फौज वाले लोग हार गए। उसी के बाद फिर थोड़ी दिन बाद ही पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी का भी जो है मृत्यु हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी की भी बताते हैं ना, एरोप्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी उनकी, हालांकि हुई थी नहीं हुई थी तो पूरी कंट्रोवर्सी इसके बारे में कोई भी नहीं आता, लेकिन जो एग्जैक्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है, उनकी प्लेन क्रैश होने की वजह से मृत्यु हो गई है ना। वो जब यहाँ से जकार्ता से जा रहे थे जापानी सोल्जर्स के साथ एरोप्लेन में, जो एरोप्लेन में, तो वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी, एरोप्लेन क्रैश हो गया था। तो जब ये आजाद हिंद फौज हार गई तो इनके जो भी लोग थे उनको कब्जा कर लिया, उनके ऊपर कब्जा किसने कर लिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो ये जो तीनों हैं आपके, शाहनवाज जी, जनरल शाहनवाज जी, फिर आपके प्रेम कुमार सहगल जी, कर्नल प्रेम कुमार सहगल जी, और ये कौन है आपके, जनरल ढिल्लों जी जो है, गरवा सिंह ढिल्लों जी जो है, इन तीनों को पकड़ लिया किसने, इन तीनों को पकड़ लिया अंग्रेजों ने, है ना। अभी तक क्या था, अंग्रेजों को ये था कि अगर इनको पता चल गया कि ये जो फौज बनाई जा रही है, जो लड़ रहे हैं आजाद हिंद फौज, ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई जा रही है, तो सारे भारतीय ऊपर आ जाएंगे कि हमारे नेता ने बनाई है, इसलिए हमारे लिए बनाई है, हमारी आजादी के लिए। तो ये सब लोग जो है तैयार हो जाएंगे सारे भारतीय। लेकिन इस चीज का पता ना चले, इसीलिए जो जितने भी अंग्रेजों की फौज अंग्रेजी की फौज में हिंदुस्तानी थे, इनको मना कर दिया था, इनको क्या बोल दिया था कि ये हमारे लोग नहीं है, मतलब ये जापान की तरफ से लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती करी इसके बाद, जब ये यहाँ पे हार गए, है ना,
जब यहाँ पे अंग्रेज, जब ये हार गई आजाद हिंद फौज और इनको कब्जा कर लिया इन तीनों को, जो लीडर है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे, इनको पूरे भारतीयों के सामने जो है ट्रायल करेंगे, इनका मतलब इनको जो पूरी सजा देंगे उनके सामने देंगे, इनका पूरा जो कोर्ट वाला जो है ट्रायल चलता है ना, ऐसे ट्रायल होगा वहां देंगे। यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इनको वहां लाया गया ना, कहां पे हुआ इनका ट्रायल, रेड फोर्ट जो आपका लाल किला है वहां पे हुआ इनका ट्रायल, जो ट्रायल हुआ, जब वहां पे इनको लाया गया तीनों लीडर को, तो सबको पता चल गया कि ये जो है आजाद हिंद फौज के लीडर थे, और वो आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी, वो बनाई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो पूरा भारत जो है एक साथ जुड़ गया, जितने भी हिंदुस्तानी थे, और इनको छोड़ने के लिए पूरे रेड फोर्ट में जो क्या कर दिया, पूरे रेड फोर्ट में सारे भारतीय एक साथ जमा हो गए, और इनको छोड़ने के लिए बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई। ठीक है, एक नारा उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ। क्या नारा फेमस हुआ? नारा था आपका, लाल किले से आए आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। लाल किले से आए आवाज, लाल किले से आए आवाज, क्या, लाल किले से आए आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज, है ना, ऐसे करके पूरा नारा चला कि लाल किला जो है बोल रहा है कि ये जो तीन है, ये जो पूरा ट्रायो है, ये जो तीन लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए, इनकी जो बहुत लंबी उम्र हो, है ना, बहुत लॉन्ग लाइफ जिए, ये बोल के पूरा प्रोटेस्ट चला उस टाइम पे। ठीक है, उसकी ये बहुत बड़ी गलती हो गई, सबको पता चल गया अंग्रेजों के द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सारे भारतीय एक साथ जुड़ गए। फिर उसके बाद किसने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया? सबसे पहले प्रोटेस्ट किया जो हमारी इंडिया की नेवी थी, इंडिया की नेवी ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। फिर इनके प्रोटेस्ट के बाद धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए। फिर उसका वो एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को हमारे यहाँ से जाना पड़ा छोड़ के, क्योंकि पूरा भारत जब एक साथ जुड़ जाएगा, ये 40 से 50 हजार है, चलो और थोड़े बहुत मिला लेंगे 1 लाख हो जाएंगे, और जो पूरा भारत है उसमें कितने सारे लोग हैं, उसकी डर से इनको फिर भारत छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि कई नाटक किए उन्होंने उसके बाद ही, लेकिन जाना पड़ा। तो ये कौन थे, ये किसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बताया आपका गुरबाज सिंह शाहनवाज के बारे में। तो यहाँ पे जब इनका ट्रायल हुआ था ना रेड फोर्ट में, इनको मारने की सजा दे दी गई थी, लेकिन इतना सारे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, फिर अंग्रेजों को इनको छोड़ना पड़ा कि अगर हमने इनको नहीं छोड़ा तो सारे जो हिंदुस्तानी हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। इन्होंने क्या सोचा, जब हम इनको छोड़ देंगे तो फिर दोबारा से जो हिंदुस्तानी है वो नीचे दब जाएंगे और फिर हमारा इराक बना रहेगा, लेकिन हिंदुस्तानी दबे नहीं उसके बाद भी नीचे, है ना, फिर आजादी लेके ही दबे हम लोग। हाँ चलिए, ये पूरा हो गया किसके बारे में, ये जो है गुरबाज सिंह ढिल्लों के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। अगले देखते हैं विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या हुआ था 1818 में, 6 फरवरी 1818 में 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार दिया। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है आपका, यूके, इंग्लैंड, यहीं की बात हो रही है ना। तो यहाँ की क्या बात हो रही है कि आज के दिन 6 फरवरी 1918 को जो यहाँ की महिलाएं थी ना 30 साल से ऊपर वाली, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर होगी, उनको वोटिंग करने की आजादी मिलेगी। वैसे तो ये लोग बहुत बोलते हैं ह्यूमन राइट, महिलाओं का राइट, ये और वो, खुद ने इन्होंने 18 में दी है। हमारा देश तो आजाद नहीं था, इस वजह से हम नहीं दे पाए। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, महिला पुरुष सबको 18 साल से ऊपर वाले जो भी लोग थे सबको दे दी गई। हमने कब 1947 में दे दी हमने, तो सबको वोट देनी है। तो 1951-52 में हमारा, जो 1951-52 में हमारे इलेक्शन में सबने वोट दी थी। कोई पढ़ा लिखा है, नहीं है पढ़ा लिखा, कोई आदमी है, कोई महिला, सबने वोट दी थी। लेकिन इन लोगों ने बहुत बाद में शुरू करी है, तो इनका देश आजादी था। तो 1818 में पहली बार 30 वर्ष से ऊपर वाली, जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर होगी ना, 30 वर्ष से ज्यादा आयु होगी, वो देंगे खाली। ये कब हुआ था, 6 फरवरी को। देखिए इनके यहाँ ना पहले अलाउड था, है ना, इनके यहाँ अलाउड था, लेकिन फिर एक लॉ आया, है ना, इनके यहाँ फिर एक लॉ आया। उस लॉ के दौरान क्या हुआ, लॉ कब आया इनका, वो इनका लॉ आया 1932 में। क्या था, रिफॉर्म एक्ट 1942 1942 पर चल रहा है ना सारा कुछ, तो वही वो ही बोल दिया मैंने। 1832 में आया जो है इसका रिफॉर्म एक्ट। इसमें क्या हुआ कि महिलाओं को 2 अधिकार था वोट देने का, वो छीन लिया गया। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई, सब कुछ चलता रहा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करी महिलाओं ने। फिर बहुत सारी जो है बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, ऑर्गेनाइजेशन बन गई महिलाओं के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कब मिली इनको, ये 1818 में मिली। और 1818 में क्या चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1818 में। कब से कब, 1818 में क्या चल रहा था, पहला विश्व युद्ध। तो 1814 से 1818 तक चल रहा था पहला विश्व युद्ध। तो पहला जो विश्व युद्ध चल रहा था ना, 1914 से लेके 1918 तक चला था। कौन सा आपका पहला विश्व युद्ध, 1919 तक बल्कि, है ना, पहला विश्व युद्ध चला था। ये जो पहला विश्व युद्ध चला था, इसकी वजह से अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे थे। दूसरी तरफ से इनके देश की महिलाएं जो है प्रोटेस्ट कर रही है बहुत ज्यादा। तो इस सबसे तंग आने के बाद इन्होंने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उसको खत्म होते ही जो ये महिलाओं की इनको जो है राइट दिया कि ये वोट दे सकती हैं।
ठीक है, ये वोट दे सकती है। कैसे वोट दे सकती है? ये एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्या था उसका नाम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इंडिया में भी लेके आए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इंडिया में चलती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, वोटिंग के लिए चलती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो 1918 में आई, उसमें जो महिला 18 साल से ज्यादा की होंगी उनको अधिकार था वोटिंग का, और जो पुरुष 21 साल से ऊपर के होंगे उनको अधिकार था वोटिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद 1928 में जो है ये दोबारा से आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इक्वल, है ना, इक्वल फॉर ऑल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इक्वल फॉर ऑल आया, कब आया? 1928 में। और इसमें क्या किया गया? इसमें महिला पुरुष जिनकी भी उम्र 21 साल से ऊपर है उन सबको वोटिंग देने का अधिकार। ये जो आई थी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1919 में, जो 1918 में जो आया था 1918 में, इसको महिला की उम्र 32 साल से ऊपर और पुरुषों की उम्र 21 साल से ऊपर। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इक्वल फॉर ऑल आया था 1928 में, इसमें सबकी उम्र 21 साल कर दी। जिसकी भी 21 साल से ऊपर होगी उम्र, उस सबको दिया जाएगा वोटिंग का अधिकार। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। लास्ट न्यूज पढ़ते हैं। अभी क्या है? 6 फरवरी 1952 को क्या हुआ? 26 साल की एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की रानी की गद्दी संभाली। तो एलिजाबेथ द्वितीय जो है, देखिए इन्होंने कब गद्दी संभाली? 6 फरवरी 1952 को, है ना। और जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, कब मृत्यु हुई है? सितंबर में हुई है इनकी मृत्यु, सितंबर 2022 में इनकी मृत्यु हुई है। तो जब से लगे अभी तक ये वहां की रानी थी। कौन? कहां की रानी थी? इंग्लैंड की, है ना। इंग्लैंड जो है वैसे देखिए यूके की रानी थी। यूके जो है पूरा 4 कंट्रियों का ग्रुप है यूके, उसी में से एक कंट्री इंग्लैंड है। लेकिन हम लोगों को इंग्लैंड से ज्यादा समझ में आ जाता है कहां की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, इस वजह से ज्यादातर इंग्लैंड बोल दिया जाता है हर जगह पे। लेकिन जो ये पूरा था क्या था? यूके था। यूके आपका 4 कंट्रियों से मिलकर बना है। किससे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आपका वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्री है जहां से मिलकर बना है। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे बता देता हूं, मैं देखता हूं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ दिख रहा है। तो ये जो है जिस आइलैंड पे ये आपका यूके है वो ये आइलैंड है, ऐसे करके आइलैंड है वो, है ना। मैप में देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे ही होगा वो, थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है क्योंकि मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद ये ऐसे बटा हुआ है 4 में, ठीक है। ये जो है ये आपका इंग्लैंड है, ये वाला, है ना। ये ऊपर वाला स्कॉटलैंड है, ये वाला वेल्स है, और ये जो ऊपर वाला है ये है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना। और ये नीचे है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये जो है ये वाला ही, ये जो 4 कंट्री है ये इसका हिस्सा है यूके का। ये जो नीचे बच गया ये वाला, ये जो है आपका ये वाला ये आपका आयरलैंड जो देश है वो है। ये पहले इसी का हिस्सा वो करता था, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड एक ही देश था, आयरलैंड वो इसी का शो करता था। लेकिन बाद में ये इसने अपनी स्वतंत्रता ले ली और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है अलग हो गया। जो लोग चाहते थे कि हम जो है यूके का हिस्सा बने रहे वो रह गए नॉर्दर्न आयरलैंड में, और इसका हिस्सा बने रहे, और जो चाहते थे हम अलग हो जाए वो अलग होके जो है उन्होंने अपना अलग देश बना दिया, आयरलैंड। ओके, तो जो वहां की रानी कौन बनी थी? एलिजाबेथ, आज के दिन। ओके, ये कब रानी बनी थी? जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था जी जॉर्ज 6। क्या नाम था इनके पिताजी का? जॉर्ज 6। जो जॉर्ज 6 इनके पिताजी थे, इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे नाम रखे जाते थे ना पहले जमाने में, हमारे यहाँ पे भी कई बार रखे गए हैं, जैसे अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, ऐसे शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी जी हैं, छत्रपति शिवाजी जी प्रथम भी है, छत्रपति शिवाजी जी द्वितीय भी है। उसी तरह अंग्रेजों में रखे गए, जैसे कोई जॉर्ज 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये 6 नंबर के होंगे। 6 नंबर के जो जॉर्ज 6 थे वो कौन थे? इनके पिताजी थे, एलिजाबेथ के, है ना। इनकी जब मृत्यु हुई जॉर्ज 6 की, उसके बाद ये बन गई वहां की कौन? वहां की रानी बन गई कौन? एलिजाबेथ द्वितीय। और इनकी जो मृत्यु हुई थी अभी हुई थी थोड़े दिन पहले इनकी मृत्यु, ठीक है। देखिए राजा किसको बनना था? राजा तो बनना था विलियम 8 को, विलियम 8 को राजा बनना था, है ना। 8 जो है रोमन नंबर में लिखा जाएगा, रोमन की भाषा, रोमन लिपि में लिखा जाता है ना, पर वो बहुत लंबा, चलिए मैं लिख देता हूं रोमन लिपि में। हाँ, विलियम 8 जो थे बनना तो इनका राजा था। कौन थे ये इनके चाचा थे, ये इनके चाचा थे। किसके चाचा थे? एलिजाबेथ के चाचा थे, मतलब जो इनके पिताजी थे जॉर्ज 6 इनके छोटे भाई थे। लेकिन किसी वजह से जॉर्ज 6 की और इनकी विलियम 8 की लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से ये जो है पूरा राजपाट छोड़ के चले गए कि अब मुझे कुछ नहीं बनना। उसके बाद फिर कौन बच गया? जो इनकी बड़ी बेटी थी, इनके 2 बेटी थी जॉर्ज 6 के, जो बड़ी बेटी थी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय। फिर इनको रानी बनाया गया, है ना। तो ये रानी के जो है उम्मीदवार हो गई, और जैसे इनकी मृत्यु हुई इनके पिताजी की, ये रानी बन गई। जैसे अभी इनकी मृत्यु हुई थी जब सितंबर में जो एलिजाबेथ की मृत्यु हुई थी, एलिजाबेथ द्वितीय की, सितंबर 2022 में, तो किसको राजा बनाया गया? राजा बने चार्ल्स 3rd। कौन? चार्ल्स 3rd। राजा कौन बने? चार्ल्स 3rd। तो इस टाइम पे राजा कौन है? यूके के राजा है इस टाइम पे। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है, मैंने आपको बताया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यहाँ के राजा कौन है इस टाइम पे? इसके राजा है आपके चार्ल्स 3rd। तो एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, मेरे हिसाब से आधे 1 घंटे के आसपास की हो गई होगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले देखी थी तो 55 मिनट्स की थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल जो आपकी 7 जनवरी का जो आपका आज के इतिहास की वीडियो आएगी। देखिए कल ये वीडियो नहीं आई थी 5 फरवरी को, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी नहीं, है ना, कोई ऐसी न्यूज थी नहीं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो मैंने सोचा आपको क्यों फालतू की कोई एक्स्ट्रा न्यूज आपको दी जाए, जो आपके लिए जरूरी है वही दी जाए, आपके दिमाग की इधर क्यों भटकाया जाए, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो बनाई नहीं थी। तो आज जो है 6 फरवरी को, इसलिए मैंने आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस वजह से मैंने जो है रखी है, तो इसी वजह से कल की वीडियो नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही। हमारी जो वीडियो, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने पूरी मेहनत की आपको सबको समझाने के लिए, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन, जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समझ में आया। मैं आपको जो आपकी 7 फरवरी की वीडियो शुरू करूंगा आज के इतिहास की, सबसे पहले आपको वही समझाऊंगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप पूछिए, आपका काम पूछना है, मैं बताऊंगा, मेरा काम बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 7 फरवरी को आज के इतिहास की वीडियो में। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा के, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, आप भी करें, आपके घर वालों से भी कराएं, जो भी आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और जो है जिसको भी शेयर करें वो भी उनको पसंद आएगा तो वो भी लाइक करेंगे, जो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब को पता चलता है हमारा कंटेंट अच्छा है, और हमारे कंटेंट जो है उसको ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को प्रमोट किया जाता है यूट्यूब के द्वारा भी। इसलिए आपका जो लाइक करना और शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, हमको सपोर्ट करें, हमारा ध्यान रखें, हम भी आपका ध्यान रख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल 7 फरवरी के आज के इतिहास की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।